अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज रोमा की तबीयत ज़रा कुछ नासाज है, अभी थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ शरीक नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उसकी तबीयत थोड़ी देर में बहाल हो जाएगी। इतनी देर में मैं हरमीत आपको कोशिश करते हैं कि आगाह रखें, आपको बताते रहें जो हमारी खबरें हैं उसके बारे में भी, आपको प्रोग्राम की नौयत के बारे में मैं आपको पहले बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हरमीत की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। मैं बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोमा की तबीयत ज़रा नासाज है, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसको नौजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से वो उठ के गई है। हमें सबसे पहले चलते हैं, आज टाइम थोड़ा हमने लेट शुरू किया है, आज के रन डाउन को ज़रा देख लेते हैं। आज के रन डाउन में सबसे पहले डेली डोज हम आपके सामने पेश करेंगे। डेली डोज के बाद जैसे कि पाकिस्तान का मैच आपने कल देखा होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला, और जितने भी मैसेजेस फेसबुक पे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तानी टीम के लिए लोग जो हैं वो उसका बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। उसके बाद बड़ी हैरतअंगेज़ बात है, इसकी डिटेल तो ज़्यादातर डिटेल जो है वो हरमीत के पास है कि जिसकी तब्दीली के लिए 28,000 दरख्वास्तें दी गई हैं पिछले 3 सालों में। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे, और हमारे नफ्सियात माफिया मलिक हमारे साथ शरीक होंगी, इस बारे में भी बात करेंगे। फिर पेशावर के सुपर किड्स मोहम्मद हुसैन गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होंगे। सुपर किड्स पेशावर के मोहम्मद हुसैन ये हमारे साथ मेहमान होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान टैलेंट से माला माल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुराद काज़मी सीईओ टैलेंट हंट हमारे साथ शरीक होंगे, वो बताएंगे कि कैसा टैलेंट है, किस तरह का है, उसको आगे आने में रुकावटें क्या है, रुकावटों को अबूर कैसे करना है। और इसके साथ हम चलते हैं सबसे पहले डेली डोज की तरफ। ये हमारा रन डाउन था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। डेली डोज की सबसे पहली खबर, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की लाइव ट्रांसमिशन में बेटी की मदाखलत। ये आपने वीडियो देखी होगी, बड़ी क्यूट वीडियो है जिसमें वो लाइव लोगों को कोरोना से आगाही के बारे में बताना चाह रही हैं। उनकी बेटी बार बार मदाखलत करती है, उनको रोकती है, और वो कहती हैं इस बारे में अवाम से शर्मिंदा से भी नज़र आती हैं, और वो कहती हैं कि तुम कहाँ हो, यहाँ पे इस वक्त तुम्हें बेड में होना चाहिए, और वो कहती है नहीं नहीं, और वो फिर माजरत करती हैं अवाम से, और वो कहती हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये ज़रा थोड़ी सी मैंने मुख्तसर सी तकरीर करनी थी, थोड़ी सी लंबी हो गई ट्रांसमिशन, और इसकी वजह से मैं बेटी को तवज्जो नहीं दे पाई, लेकिन बेटी को तवज्जो वो दे भी रही हैं। तो बड़ी क्यूट सी वीडियो है। हरमीत आपने देखी होगी वो वीडियो? जी बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी वीडियो जब आती हैं तो बड़े मजे की भी होती है, और इसमें अगर आप देखें तो क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जितनी भी वीडियोस आजकल हो रही है, और कोरोना ने जिस तरह हमारी लाइफ को आइसोलेट कर दिया है, तो ज्यादातर वीडियो के जरिए, तो ऐसे में बच्चों का आना मुख्तलिफ, इस तरह लास्ट टाइम भी एक प्राइम मिनिस्टर की वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, और बल्कि बड़ी कमाल की वीडियो है, तो बड़े मजे की है। बच्चे वैसे भी तो मन के सच्चे होते हैं, और जो उनके मुंह पे आ जाए वही बोल लेते हैं, बट अच्छी वीडियो है, मजे की है। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी, नवंबर को इस्लामी फोबिया के आगाही के महीने के तौर पे मनाने का फैसला किया गया था, और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। बरतानिया में ख़ास तौर पे जारी आगाही मुहिम के सिलसिले में बरतानिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स का सिलसिला जारी है, तकारीब मुनक़द की जा रही हैं। बरतानिया की मुस्लिम काउंसिल इस हवाले से बड़ी एक्टिव है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो 45% कहते हैं वहाँ के मुसलमान ऐसे हैं जिनको इस्लामोफोबिया का शिकार होना पड़ता है, और शिकार हुए हैं वो उसके मुताबिक। इंग्लैंड में, वेल्स में तमाम रिकॉर्ड ये बताते हैं कि नफ़रत पर मबनी लिटरेचर होता है। लोग बाहर निकलते हैं, मुसलमान जो हिजाब में जा रहे हों, ख़वातीन उनको तंग करते हैं। इस हवाले से आगाही का महीना ये जारी है, और ये मकसद इसका ये है कि मुआशरे को नफ़रत से पाक किया जाए हर सूरत में। ये हरमीत बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी
बिल्कुल रऊफ साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है कि आपने जिस तरह कोई ना कोई दिन हमने मख्तस किया होता है, तो इसी तरह का नवंबर का महीना, इसमें अवेयरनेस बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम बाहर देखें, बाहर ममालिक के जो मुस्लिम के हवाले से या दीगर मज़ाहब के बारे में उनको जानकारी बिल्कुल नहीं होती, फिर मुस्लिम के हवाले से खासकर उनकी जहनीत इस किस्म की बनी है कि वो बहुत नफरत अंगेज है। तो उसको मिटाने के लिए, उसको उनको समझाने के लिए यह अवेयरनेस अगर मुख्तलिफ शहरों में होती है तो एक बहुत अच्छा इकदाम है। क्योंकि जो चीज जो इस्लामोफोबिया हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो पाया जाता है, गलियों कूचों में पाया जाता है, उससे कम से कम ये जो अवेयरनेस होगी इसमें कम से कम कमी आएगी। तो ये एक बेहतर इकदाम है जो वहां के मुसलमानों ने उठाया और वो बावर करा रहे हैं कि भाई इस्लाम एक अमन का दीन है, अमन शांति का दीन है। और जिस तरफ आप लोग इसको लेके जा रहे हो, इसमें हरगिज इस जो नफरत का जो एलिमेंट है जिसमें आप लोग डाल रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये ना होने के बराबर है। पर बहरहाल मैं समझता हूं कि यह अवेयरनेस कैंपेन मुख्तलिफ शहरों में यूरोप के होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को जान सके। बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत का पैगाम, इस्लाम भी यही कहता है, मोहब्बत का पैगाम सबके लिए, अमन का पैगाम सबके लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से शिद्दत पसंदी का तासुर जो आया उसने ख़राब किया माहौल को। लेकिन अब ये जो कैंपेन है बहुत अच्छी है और इस कैंपेन की बदौलत उम्मीद है कि लोगों के अंदर हम आहंगी बढ़ेगी, नफरत अंगेज जो मवाद है, लिटरेचर, वो कम होगा, लोगों के रवैयों में तब्दीली आएगी। और ये कैंपेन बहुत ही अच्छी कैंपेन है। अगली चीज़, हमारी खबर जो हमारे पास है वो कोरोना की वबा 2022 में कहते हैं सिरिंजेस में कमी हो सकती है वाक़या, तो बहरान पैदा हो सकता है। आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि सिरिंजेस में कमी वाक़या हो सकती है और कहीं ये ना हो कि रीयूज़ सिरिंजों का शुरू हो जाए, कि जब कमी होगी तो लोग बार बार जो है उन्हीं सिरिंजेस को इस्तेमाल करने पे मजबूर होंगे, डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स। तो जिससे एक और तरह की वबा फूटने का डर है, बीमारियां हो सकती हैं बहुत सारी। और उसकी वजह यही है कि जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है तो इतने बड़े पैमाने पे जो सिरिंजेस हैं वो बन नहीं पा रही, उनकी सप्लाई में कमी आई हुई है। तो इस बुनियाद के ऊपर उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है हरमीत जी रोज़ा। हाँ, तो जब इस्तेमाल ज्यादा होगा जाहिर बात है कि आपकी पैदावार कम होगी। हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी कम हो रही है कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद हमने देखा कई सारी चीजें ऐसी जो आई है, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अब वैक्सीनेशन के लिए नहीं, सिरिंज दीगर इस्तेमाल भी उसका ज्यादा है। तो ये एक बहरान है, इसका सामना आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन बहरहाल काबू पाना होगा। और जिस तरह एक और खुशखबरी आई है यूके की जानिब से, जो टैबलेट्स बनाए गए कोरोना की वबा से जान छुड़ाने के लिए, तो मेरे ख्याल में भी एक अहम, एक अच्छा इकदाम है, असल इकदाम है, जिसकी वजह से कम सिरिंज की जो किल्लत है इस पर काबू पाया जा सकता है, जिस तरह ये टैबलेट्स अगर आम होंगी। हाँ, हमारे अच्छी खबर यह है कि एक तो कोरोना का जो आदाद व शुमार ये बता रहे हैं, इसमें डिक्लाइन आया हुआ है, कमी वाक़या हुई हुई है केसेस में, और ये बड़ा बेहतर है। लोग जो बड़े परेशान थे उस परेशानी में भी कमी है। और दूसरी बात यह है कि NCOC ने ये कहा है कि तकरीबन 50% आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जिनको कम से कम एक डोज लग गई है वैक्सीनेशन की। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं अगर ये आगे तादाद बढ़ी जाए, जिस बड़ी तादाद में इस वक्त इंजेक्शंस लग रहे हैं लोगों को, और लोग जो हैं वो पहले तो मोहतात थे बहुत ज़्यादा, अभी भी कुछ लोग मोहतात हैं। हरमीत, उनको हमें कहना चाहिए, हमें बार बार हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इसमें बिल्कुल रऊफ साहब, मैं कल भी ये जिक्र कर रहा था कि जिस तरह यूके से खुशखबरी आई है, दीगर ममालिक से तब खुशखबरी आएगी जब अब वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी तब से हमारी जो ये जो वबा फूटी है इससे हमारी जान छूटेगी। तब जाके हमारे जो कारोबार है या लोग जो बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उन पर ये दरवाजे खुलेंगे। तो खुदा ये हम सबका ये फर्ज है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि हम अपनी जान बचाने के लिए कम से कम जाएं। अब तो मेरे ख्याल में वो घरों तक आ रहे हैं, आपको वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो ये जितना ये अमल है, जितना तेजी से होगा, तो मेरे ख्याल में ये वबा जल्द से जल्द हमारे मुल्क की जान इससे छूटेगी और हम एक नई जिंदगी की तरफ रवा दवा होंगे। इस मामले में कम से कम हरमीत लोगों को ये जरूर बताना चाहिए, हम लोग भी आगाह करते रहते हैं, लेकिन NCOC ने इस मामले में बहुत ही अच्छा कदम उठाया और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पहले सेंटर्स बनाए, सेंटर्स बड़े अच्छे थे, नीट क्लीन सेंटर्स थे जहाँ पे लोग आ रहे थे। लोगों ने भी शुरू में रिलक्टेंस उनकी थी, लेकिन हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने घरों तक जैसे पहुँच गए, ड्राइव इन किस्म के सेंटर्स बनाए हुए जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं और जाके गाड़ी में बैठे बैठे आपको सर्व कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अब घरों तक है, मोबाइल उनकी वैन से जो आपके घर आ जाती हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं हम, और अगली खबर एक फ्रांसीसी शहरी
रेमी एवराट के बारे में है, जिन्होंने पैराशूट के ऊपर खड़े होके दुनिया में एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। ये बड़ी हैरतअंगेज बात है, पैराशूट के ऊपर खड़ा होना किस तरह से मुमकिन है। बहरहाल उन्होंने पैराशूट के ऊपर 3637 मीटर की बुलंदी के ऊपर पैराशूट के ऊपर वो खड़े हुए, और ज़्यादा फासले पर होने वाला ये गुबार जो है मगरबी फ्रांस के एक लोगों को दिखाया गया। उन्होंने ये देखिए पैराशूट के ऊपर आपने खड़ा हुआ देखा है, लोगों को ये विजुअली भी नजर आ रहा है। पैराशूट के नीचे तो हमने देखा लगन, और जब किसी न किसी हम देखते हैं ना कोई जुनून आप पे सवार होता है तो बहुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये खतरों के जो खिलाड़ी हैं, बहुत ही मुश्किल काम है कि आप इतनी ऊंचाई पे खड़े होके और फिर आप पैगाम दें। तो मेरे लिए तो मैं तो किसी अगर मुझे जाना पड़े 100 मंजिला इस पर खड़ा होके वहां पे वैसे खड़े होना भी नहीं, और मैं नीचे देखूं तो मेरा सर चकराने लगता है, मेरी तो ये हालत होती है। तो बहरहाल कमाल है भाई, जुनून है और लगन है, और जब दिल से ये काम करते हैं तो मजा ही आ जाता है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद को 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं ये काम करने वाला हूँ, और वालिद ने पता नहीं मना किया होगा या नहीं किया होगा। बेटे का जुनून है, जुनून को अगर वालिद ने भी सपोर्ट किया है तो बहुत अच्छा किया है। और ये कि इतने खतरनाक काम में भी अगर वालिद सपोर्ट करें, यहाँ से एक और लेसन भी हमें मिलता है कि आप अपने बच्चों की राह में हायल ना हो। बच्चे भी मन के सच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हरमीत ने कहा था, लेकिन बड़े बच्चे जो होते हैं वो भी मन के सच्चे ही होते हैं। उनकी लगन इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रुकावट दूर कर सकते हैं। तो ये बड़ी फ्रांसीसी शहरी ने हमने आपको बताया 3637 मीटर की बुलंदी के ऊपर पैराशूट के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान में अगली खबर, अब पाकिस्तान में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि ये बताया गया NCOC की तरफ से कि 50% की करीब आबादी है पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन जिनकी हो चुकी है। अब ये इसको बढ़ाया जा रहा है। पहले 16 साल 18 साल से कम उम्र बच्चों की तरफ गए, अब उन्होंने 12 साल से कम उम्र बच्चों की तरफ भी जाने वाले हैं। और ये भी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान से कोशिश की जाए वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बीमारी को एक तरह से जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इसके राह में रुकावटें डाली जाएं, इसलिए कि इसका फैलाव बहुत ही ख़तरनाक है। हमने देखा दुनिया में बेपनाह लोग इसके हाथों में जो है वो मौत के मुंह में गए, इसके हाथों मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। और हमने ये भी देखा है कि कोरोना में जो मुब्तला लोग हैं, अगरचे वो कई सेहतमंद भी हो गए, लेकिन वो कई असरात अपने छोड़ जाते हैं। तो इससे हर सूरत में बचना हमारे लिए लाजिम है। हरमीत, ये भी अच्छी खबर है 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। बिल्कुल साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी खबर है, और बहुत अच्छा अगर आप देखें तो स्कूल्स खुले हुए हैं ज्यादातर बच्चों के, और वहां पे जाके आपके लिए बड़ा आसान है कि वैक्सीनेशन कराना। स्कूल में जाके आप उसके उनके इंतजामिया से मिले, और जिस तरह एक प्रोसीजर मेरे ख्याल में आ रहा है तो ये तरीकाकार बहुत आसान होगा। और कम से कम जो बच्चे हैं, ये वबा जिस तरह आपने जिक्र किया, हजारों लाखों जाने जो है लोग गवा बैठे हैं, और हमारे मुल्क में, हमारे वतन में कई डॉक्टर्स, कई लोग जो है, कई ऐसे लोग जिनको हमने देखा हमारे साथ थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। तो इस वबा से जान छुड़ानी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं या जवान हैं, उनकी जान बचानी है तो हमने वैक्सीनेशन को आम करना होगा। ये था डेली डोज। हम चलते हैं अगली अपने सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट, पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, अच्छे रन्स भी बनाए, बैटिंग बहुत अच्छी की, तमाम प्लेयर जितने भी ऊपर के थे, रिजवान हो, बाबर आजम हो, कल फ़खर जमान भी चल गए, अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। लेटर स्टेज के ऊपर आसिफ अली और शुएब मलिक अगरचे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन उस वक्त मार्जिन भी बहुत थोड़ा सा था, तो स्कोर बहुत अच्छा था पाकिस्तान का, और आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान ने मुकाबला किया है। और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को शाबाश दे रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को तमाम दुनिया से लोग, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान फेवरेट था इस मैच को जीतने के लिए। जो भी बताऊं मैं आपको, आखिरी स्टेज तक वो जो प्रेडिक्टर होता है उनका, जो नीचे काउंटर चल रहा होता है, उसमें एक स्टेज के ऊपर तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 80% से भी ज़्यादा थे, और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस जो है 20% से कम थे, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया जीत गया। हरमीत, क्या कहोगे इस बारे में? मतलब अनफॉर्चुनेटली दिल टूटे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने
वाकई दिल धड़कते हैं अपने इस वतन के, इस रियासत के साथ और ग्रीन फ्लैग के साथ। तो जब मैं तो पहले भी कह चुका था कि भाई वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, पहले भी मैं प्रोग्राम में मैंने कहा था। लेकिन हाँ, कल जो परफॉर्मेंस दी है इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह के रनों का ढेर जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने लगा के रखा, उसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को ये बड़ी बात थी कि मुख्तलिफ आपने जितने भी मैचेस खेले का अच्छी परफॉर्मेंस, और वो टीम जो 11 खिलाड़ी पर मुश्तमिल थी और उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कोताहियां होती रहती, क्योंकि हार और जीत ये खेल का हिस्सा है। लेकिन आज मैं गुजारिश भी करूंगा रऊफ साहब कि एक खिलाड़ी बड़े मुश्किल से अपनी परफॉर्मेंस, और आज अगर हम अपने टीम पे नजर दोड़ाएं तो यहाँ पे बर्गर या इस किस्म के लोग बड़े कम ही आते हैं, बल्कि हमारी तरह एक आम आदमी जो इस लेवल तक पहुंचता है तो बड़ी मेहनत उसे करनी पड़ती है। आज हम देख रहे हैं कि कई मीम्स वगैरह तो बन रही है, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो यही खिलाड़ी कोई ना कोई बुरा वक्त तो आप पे आता है, लेकिन आप उसको इतना ना करें, क्योंकि जिस तरह वो बूस्ट अप हमारी टीम को मिला है, जिस तरह का हमें आइसोलेट करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, खासकर हिंदुस्तान की जानिब से, तब भी हमारी टीम खड़ी रही और इस तरह गेम उन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेली है कि बड़ी शानदार किस्म की। तो मैं समझता हूं कि वो हमेशा हम कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, वो लाइन पुरानी है लेकिन इनके लिए हमेशा नई रहती है। हम आप हमारे दिलों में बसते हैं और रहेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस कल हुई है, दी है और फाइट करके गेम खेली गई है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मैच। और ये तो प्रेडिक्शन जो थी, ब्रायन लारा पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे थे, बहुत सारे जो क्रिकेट के पंडित थे वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान फेवरेट है। पर रऊफ साहब, बात वही है कि थोड़ी बहुत कोताहियां होती है जब आप हारते हैं या जीतते हैं, कोई ना कोई गलतियां होती है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी गेम खेली है और हम इनको वेलकम कहते हैं। शुरुआत से कमाल किया था इन्होंने, दिल जीत लिए थे हमारे, तो ये चीजें होती रहती हैं। हाँ, कुछ कोताहियों का अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो मतलब एक हसन अली ने मैथ्यू वेट का कैच ड्रॉप किया शाहीन शाह अफरीदी की गेंद के ऊपर, वो बड़ा क्रूशल था। हसन अली अनफॉर्चुनेटली इस पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर रहे, वो जो परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्टेड थी वो नहीं दे पाए। फखर जमान और हसन अली दोनों के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितना अच्छा इनको परफॉर्म करना चाहिए। फखर जमान ने तो कल अपना जो पिछला धोना था वो धो दिया, उन्होंने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा खेले और उन्होंने रन जो करने बनाने थे उसमें स्पीड भी लेके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हसन अली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बॉलिंग में भी उनकी कमी रही और फिर उन्होंने बड़े क्रूशल मैथ्यू हेडन कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, वहां से ड्रॉप हुआ। हाँ, उनका क्या ड्रॉप हुआ। साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जो कोताहियां हैं उन पे बात जरूरी तो है, क्योंकि अगर हम देखें, वैसे हम तो अगर चीजों को देखें तो जो शाहीन ने शुरुआत की थी बॉलिंग की, तो मैं समझता हूं कि उनकी बॉलिंग उसी तरह, क्योंकि ओपनिंग को तोड़ना ये बहुत बड़ी बात थी उन्होंने की, और अगर उनको कंटिन्यू रखते तो मेरे ख्याल में कुछ रिजल्ट बेहतर होता। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वार्नर को ज्यादातर जो है वो इमाद वसीम ने गेंद कराई। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मसला ये था कि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और इसी तरह इमाद की अगर हम बात करें वो भी लेफ्ट हैंड बॉलर है, तो जब वो बॉल करते थे तो ऐसा लगता था कि भैया उसके लिए हलवा है और वो आसानी से खेल देते थे। इसकी जगह अगर शादाब बॉलिंग करते तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट आता। हाँ, शादाब ने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है, बड़े अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बड़े बड़े नामों को पवेलियन की राह दिखाई है। जी जी हाँ हिम्मत, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक लेते हैं अभी और ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपकी खिदमत में। हम अपने अगले सेगमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अभी छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, दोबारा से ब्रेक के बाद हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, एक खबर दी थी और वो ये थी कि 16,000 दरख्वास्त गुजार मर्द औरत बनने के ख्वाहिशमंद हैं और 12,000 औरतें मर्द बनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने 28,000 के करीब दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी अपनी जिन्स की तब्दीली के लिए। ये वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये आज़ाद शुमार सेनेट में पेश किए गए, जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। ये गुज़श्ता 3 सालों में ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है? पहले तो चल के ज़रा हरमीत से थोड़ी सी इसका अपडेट लेना। हरमीत के पास काफ़ी आज़ाद शुमार है और फिर मुआफ़िया हमारे साथ मौजूद है, मुआफ़िया मलिक माहिर नफ्सियात हैं, कि क्या ये कोई नफ्सियाती मसला है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग अपनी जिन्स में तब्दीली चाहते हैं या कोई और वजह है। तो चलते हैं पहले हरमीत की तरफ। जी हरमीत,
जी बिल्कुल, गौर साहब बड़े ही सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात जो गुज़िश्ता दिन किए गए वज़ारत दाखिला की जानिब से सेनेट में ये आदाद शुमार पेश किए गए, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह वो दरखास्तें सामने हैं, वो जो चीज़ें आई, तो उसमें जो डेटा निकाला गया नादरा की जानिब से, वहाँ पे भी हमने देखा कि जो ID कार्ड है वहाँ पे जो खवातीन थी वो मर्द बने हुए हैं, जो मर्द थे वो खवातीन बनी हुई है, और उसके साथ साथ कुछ जो मर्द हजरात हैं वो ट्रांसजेंडर बन गए हैं। तो ये जो आदाद शुमार थे ये पेश किए गए सेनेट में, और उस पर सवाल और जवाब का सिलसिला जो था वो भी चल रहा था। बट बहरहाल ये अगर हम देखें तो कुछ चीजें ऐसी आई है कि इसमें अभी ये चीज सामने बिल्कुल तो उसी तरह नहीं आई कि डेटा जो है जो लिया गया, हमने ऐसा भी देखे कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जो बच्चे जो लड़के होते हैं अचानक उनमें कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से वो खवातीन बन जाते हैं और कुछ खवातीन मर्द बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जिस तरह हम बाहर ममालिक में देखते हैं, रूस साहब थाईलैंड में ये चीज बड़ी ज्यादा आम है, आप तो वहां गए, मैं भी वहां गया हूं, तो वहां पे ये चीज सिंगापुर में और इन इलाकों में काफी ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, तो वहां पे ये ख्वाहिशात तो होती है। लेकिन ये जो इंकशाफात है पाकिस्तान के हवाले से यकीनन वो सब के लिए हैरान कुन है, और मेरे ख्याल में माफिया पहुंच चुकी है, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि कमजोरी क्या, वजूहात क्या है, क्या नफसाती इतना दबाव क्या है कि जिसकी वजह से जो ख्वाहिशात है मर्द होने से औरत में पैदा हो रही है, जो औरत है वो मर्द बनना चाहती है और जो मर्द है वो ट्रांसजेंडर बनना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में वो पहुंच चुकी है सेट पे, तो उससे भी सवाल जवाब कर लेते हैं। लेकिन ये इंकशाफात है जो परसों हुए, और ये खबर जब मुझे मिली तो बड़े हैरान कुन थे, और इसमें सवाल जवाब भी बड़े किए गए, लेकिन इस पे काम अब भी चल रहा है, और मजीद जो डेटा है वो भी शेयर किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। ये माफिया, ये सूरत हाल है। 3 साल में वजारत दाखिला की तरफ से जो हमारे पास आदाद शुमार आए हैं उसके तहत ये 28,000 लोगों ने दरख्वास्त दी, मर्द तकरीबन 16,000 जो औरत बनने के ख्वाहिशमंद हैं, 12,000 औरतें जो मर्द बनना चाहती हैं, और ट्रांसजेंडर बनने वाले भी इसी में शामिल हैं। तो ये आखिर क्या बात है, ये कोई माशरे में नफसियाती कोई ऐसा मसला पैदा हो गया या कोई और मसाइल? देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रांसजेंडर कुछ बाय नेचर ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी पैदाइश होती है उनके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस होते हैं। अब विद द टाइम बीइंग जब हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ट्रांसजेंडर्स बहुत से अपने जेंडर चेंज करना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर तो है ही, लेकिन कुछ जो नॉर्मल जेंडर के लोग हैं, कुछ मर्द हैं वो फीमेल्स में चेंज होना चाहती हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो मर्द में चेंज होना चाहते हैं। इसकी जो बेसिक रीजन है वो हमें जो देखी गई है, ज्यादा जो रिसर्चेस हमारी हुई हैं, उनका जो बचपन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बचपन में हमारे पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा करते हैं। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल कोट करूं, मतलब एक फादर के साथ बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, फादर बहुत ज्यादा मारते थे। बच्चे ने सिनेरियो क्या देखा है, मर्द मजलूम नहीं है, जालिम है, और औरत मजलूम है। तो जब बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर वो आ जाना शुरू हो जाती है, उसे अपने सेम जेंडर वाले पर्सन से नफरत होना शुरू हो जाती है कि मर्द सारे ही जालिम है, वो बुरे हैं, तो इसलिए वो अपने जेंडर चेंज भी करवाना चाहता है। आप देखेंगे जितने भी ट्रांसजेंडर से आप बात करेंगे, आप देखेंगे उसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर लाजमी कुछ होगा, और वो कोई पर्सनल रीजन होती है, कोई प्रोफेशनल रीजन नहीं होता है। हम जितने भी लोगों की बात करते हैं, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो अपने जेंडर चेंज करते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह तो यही होती है उनके फैमिली एक्सपीरियंस, कि घर में उनका फैमिली ब्रोटअप कैसे हुआ, घर में उन्होंने जो माहौल देखा है वो उसी माहौल के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना चाहते हैं। दूसरी रीजन हमने ये देखी है, हमें अपने सेम जेंडर वाले लोगों से बहुत ज्यादा एक अफेक्शन होना शुरू हो जाती है, हमें प्यार होता है, हमें बहुत ज्यादा एक अपनायत से फील होती है, और दूसरे जेंडर से उतनी नहीं होती है। अगर आप देखें तो बहुत सी लड़कियां हैं, ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर कैटेगरीज है, डिफरेंट है, मर्द को मर्द से अपनायत भी है, औरत को औरत से अपनायत भी है, तो वो इसको आगे जाके लीगल चेंज भी कर लेते हैं। इवन हमारी एक क्लाइंट है, उन्होंने अपना प्रॉपरली ऑपरेट करवाया, लड़की दूसरी लड़की से शादी करना चाहती है तो उसने अपना प्रॉपरली लीगली ऑपरेट करवाया, क्योंकि उसकी वो जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी नहीं हो रही। और हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स की आप देखें साइकोलॉजी क्या है, जब हमारे पास लोग आते हैं वो ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों का क्रिटिसिज्म, जुल्म, और बहुत सी ऐसी चीजें आप देखेंगे कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा होता है। तो बेसिक वजह यही होती है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस, उन पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी
जेंट्स जो हैं वो अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और जब वंस उन्हें अपनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने जेंडर से। तो ये एक बेसिक रीजन। जी हरमीत। अच्छा, माफी, जिस तरह आप जिक्र करिए कि कुछ ना कुछ ये कमजोरियां होती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो सबसे पहले तो उसके वालिदैन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे में ये जो खबर आई है, ये जो मर्द हजरात खवातीन बनना चाहते हैं, तो इनको क्या वजूहात होती, क्या कमजोरी हो? जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ ना कुछ कमजोरी यही होती है कि उनकी ख्वाहिशात होती है कि भाई सेटिस्फेक्शन है, यही चीज है। लेकिन आगे फ्यूचर में, क्योंकि पहले तो इनको ऑलरेडी अगर ये इस किस्म के ऑपरेशन करते हैं या इस तरफ जाते हैं तो इनको मजीद आगे फ्यूचर में कितने मसाइल का सामना होता है, क्योंकि घर में भी तो सबसे बड़ा मसला होता है उसको एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। तो आगे नफ्सियात के हवाले से इनके मसाइल और कितने बढ़ जाते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये चीज है, जब आपको अपने घर से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, अगर हमारे घर में या किसी के घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो रहा है, ख्वाजा सरा पैदा हो रहा है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम उन्हें उनकी कम्युनिटी में भेज देते हैं। जब वो अपनी कम्युनिटी में भी जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने में, उस माहौल में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ क्या होता है, देखें हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर जो मेल हैं, जब वो बाहर अर्निंग के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के साथ देखा जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। इवन यहाँ ये होता है कि वो जो ट्रांसजेंडर मेल है वो कोशिश करते हैं हम ट्रांसजेंडर फीमेल बन जाएं, एटलीस्ट हम अपनी अर्निंग तो कर सकेंगे ना, हम अपना पेट पाल सकेंगे, हम अपने बच्चों को आगे फर्दर अपनी देखिए हमारी सर्वाइवल क्या है, हम लोग खाना खाते हैं, हमें रहने की जगह चाहिए, हमारा बेसिक सर्वाइवल तो यही है। लेकिन जब आपकी फैमिली ने आपको घर से निकाल दिया, आप मेल ट्रांसजेंडर हैं, आप भीख भी मांग रहे हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट देखें, बहुत से मेल्स जब फीमेल ट्रांसजेंडर में चेंज हो जाते हैं तो वो अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं। अब बहुत से लोग हैं जो फीमेल ट्रांसजेंडर है, आप देखें एजुकेशन की तरफ भी आ रही हैं, यानी उनमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ रहा है। और इसमें हमारा लॉ भी पिछले दिनों अगर आपने देखा हो, एक ट्रांसजेंडर ने बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशनल वे में जा रही हैं, लॉ में हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको नजर आएंगी। लेकिन अब जो लोग जानबूझकर अपनी जेंस को, अपने जेंडर को चेंज कर रहे हैं, देखिए उनको फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। अब हमारे यहाँ बहुत सी लेडीज को पीकोस के इश्यूज होते हैं, ठीक है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं। और जब हार्मोनल इश्यूज आते हैं, कुछ लोगों की हार्मोन्स की हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है फेस पे। अगर हम फीमेल की बात करें, अगर मेल्स में हार्मोन का इशू है तो उनकी आवाज लड़कियों की तरह होती है। तो देखिए जब उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है तो उनके अंदर साइकोलॉजिकली भी वो आना शुरू हो जाता है कि काश मैं उसी जेंडर की होती। फिर कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो अपने ऑपरेट करवाना भी शुरू कर देते हैं, जिनके पास नहीं होते वो क्या करते हैं, वो अपना वे ऑफ लिविंग चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेल है वो फीमेल बनने की कोशिश करता है, फीमेल है मेल बनने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं। देखिए फॉर द टाइम बीइंग वो चीज आपको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कर रही है कि मेरी जो बेसिक अर्ज है वो पूरी हो रही है, और वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब वो हमसे कंसल्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रॉमा सर्वाइवर हमारे पास आ रहा है तो उसके पीछे बेसिक रीजन उसकी फैमिली में होती है, क्योंकि देखिए फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग अगर तालीम की बात करें तो माँ की गोद से है। तो जब माँ बाप ही उसको एक्सेप्ट नहीं करे तो ऑब्वियसली उसने माहौल में जिस तरह का वो ब्रॉट अप देखेगी, जिस तरह का वो टाइम अपने इर्द गिर्द देखेगी, वो उसी तरह बनने की कोशिश करेगी। अच्छा, काफी ज्यादा आपके पास जब ऐसे कोई लोग होते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि इनको जैसे हरमीत ने बात की कि इन लोगों को जो सेक्स तब्दील करवाते हैं, अपनी जिन्स तब्दील करवाते हैं, इसके बावजूद भी इनको थेरेपी की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि ना तो इनको घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना मुआशरा एक्सेप्ट करता है हमारा। तो ये कितनी ज्यादा इनको जरूरत है थेरेपी की? फिर देखें ये ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ जलजिला या अर्थक्वेक आता है तो लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी होता है। हमारे इन लोगों की जो इश्यूज हैं साइकोलॉजिकली वो नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल लोगों को हम एक कॉग्निटिव बिहेवियर, हमारी थेरेपी है सोच बर्ताव की थेरेपी, हम उसके जरिए भी ट्रीट करते हैं। लेकिन इनके लिए, क्योंकि इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा आपके लिए तकलीफ दे होती है, जब आप सुनते हैं आपको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इनके लिए हमें स्पेशल प्लान करना पड़ता है। हर किसी का इशू डिफरेंट है, तो हम हर एक किसी के अकॉर्डिंग उस थेरेपी को डिजाइन करते हैं, ताकि देखिए उसमें हम अनकंडीशन लव, ठीक है, आप अगर उसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, अगर मेरे पास कोई थेरेपी में आता है, मैं उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, उसको फील हो रहा है कि ये तो साइकोलॉजिस्ट ही मेरे साथ रिलैक्स होकर बात नहीं कर रहा, तो मुआशरा कैसे बात करेगा। तो इसलिए हम उनके लिए एक प्रॉपर एजेंडा प्लान करते हैं जिसमें डिफरेंट थेरेपीज होती हैं उनके ट्रॉमा से रिलेटेड, ताकि, क्योंकि देखें
प्रेजेंट में तो वो इस क्रिटिसिज्म के साथ जी रहे हैं, इन फ्यूचर भी अगर वो क्रिटिसिज्म देखते हैं तो हमने उनको ऐसी थेरेपीज देनी है जो उनको इन फ्यूचर भी हेल्प कर सके। जी हरमीत। बिल्कुल। अच्छा माफिया, यहाँ पे एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। ऐसे में क्योंकि सोशल मीडिया आ रहा है, खबरें मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो चीजें बहुत जल्दी बाहर आ जाती है जी। अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें, क्या वजूहात है कि अगर ये चीजें हो रही हैं, बच्चों में तब्दीलियां आती हैं, बच्चों में आती हैं, तो हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है उनको इग्नोर करते हैं और यही वजूहात होती कि वो और मजीद नफसियाती बीमारी जो है उनको लाहक हो जाती है। तो वालिदैन की ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है जब वो देखते हैं कि बच्चों में कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, चीजें बदल रही हैं? अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे ये है, वालिदैन बच्चों को टाइम ही नहीं देते, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है या ट्रांसजेंडर है। जब आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रहे तो आपको उनके इश्यूज का कैसे पता चलेगा? ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसा किसी के घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो रहा है, आप उसको फौरन क्या करते हैं? आप एक्सेप्ट करने की बजाय फौरन हाइपर हो जाते हैं, मेरे पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सा अजाब नाजिल कर दिया है या क्या चीज हो गई है, मेरे साथ इतना बड़ा डिजास्टर आ गया। नहीं, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग, बहुत से ट्रांसजेंडर नॉर्मल अपनी फैमिलीज में रह के उनके ब्रॉटअप के साथ एजुकेशन के थ्रू अच्छा काम भी कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। जब उनके पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखिए नॉर्मल बच्चे भी हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको टाइम नहीं देते तो बच्चों में एक वो गर्ज पैदा हो जाता है, बच्चे फिर अटेंशन सीख करने के लिए बुरे काम भी करते हैं। उनको आपके प्यार और टाइम की जरूरत है। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज हो भी गई है, अब हमारे यहाँ ऑटिज्म है, स्पेशल बच्चे हैं जिनको नफ्सियाती इश्यूज होते हैं, उनको भी तो पेरेंट्स स्पेशल टाइम देते हैं ना, तो ये भी हमारे लिए स्पेशल ही है। आप उनको प्रॉपर टाइम दे, अगर उनकी कोई कम्युनिटी है उसमें प्रॉपर कम्युनिटी में लेकर जाए, एजुकेशन दिलाए, ताकि वो पढ़ लिख के एक प्रॉपर फील्ड में आए, ना कि वो दूसरी तरफ जाए। जिस तरह से हमारे कुछ ट्रांसजेंडर्स को कुछ और अर्निंग का प्रोसेस नहीं मिलता तो वो डिफरेंट कैटेगरीज में है, ठीक है, कुछ लोगों के घर जाके कोई इवेंट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। अब अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की निग्लिजेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पेरेंट्स को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने देखा ना, मुल्तान में जैसे एक सेंटर बनाया गया ट्रांसजेंडर्स के लिए, जहाँ पे उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाने की बंदोबस्त किया गया है। उस तरह के सेंटर्स आपके ख्याल में बाकी शहरों में भी होने चाहिए? कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाए, कोई बढ़ई का काम कर ले, इसी तरह के जो है मतलब मुख्तलिफ है। तो हाँ, मैं मतलब आप से इजाजत चाहूंगा। अभी तो मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा ऐसा है जिसके ऊपर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपकी तरफ। इजाजत दे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर हम अक्सर अपने पब्लिक न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो में भी जिक्र करते हैं कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, बट राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो इदारे कायम किए भी गए हैं वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, सो लिहाजा वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो जाने से कतराते हैं। जो प्राइवेट एजेंसीज या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं वहाँ पर होता क्या है कि जब यंगस्टर्स आते हैं तो उनको किसी ना किसी वे में कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, उनको मजबूर किया जाता है, उनसे गलत डिमांड्स भी की जाती हैं। सो यहाँ पर आकर बहुत से नौजवान अपना जो टैलेंट है वो नहीं दिखा पाते और किसी और फील्ड की तरफ मूव कर जाते हैं। सो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम एजेंसीज ऐसी काम कर रही हैं जो टैलेंट को प्रमोट करती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मॉडलिंग और एक्टिंग को प्रमोट करती हैं और बड़े पॉजिटिव वे में करती हैं। और इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, अगर उनमें कोई टैलेंट है और वो इस लाइन को ऑप्ट करना चाहते हैं सो वो इस तरह की मुख्तलिफ एजेंसीज, जिसका हम आगे जाके जिक्र भी करेंगे, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमारे साथ आज शो में इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO 422 टैलेंट मुराद काज़मी साहब। मुराद भाई, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मदू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस वो couldn't get over the last night, वो जो सेमीफाइनल था तो उस वजह से काफ़ी वो हर चीज़ के अंदर ही हर मिनट के बाद इट हर्टिंग अस, तो बस वेल प्लेड पाकिस्तान। हाँ, हमने सबने यही बात की और वो ये है कि हमने पहले भी शो में बात कर रहे थे कि वो जो है ना जवाब का तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, कोशिश बहुत की, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। यस, वी शोड आवर क्लास। हमने वहीं से
टैलेंट की बात हो रही है और टैलेंट हमने देखा कि यंग टैलेंट मुख्तलिफ इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से आ रहे टीम में और वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो टैलेंट की बात आ गई आपकी तरफ, मतलब टैलेंट के हवाले से इशारा किया, किस तरह का टैलेंट है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, और ऐसे में ख़ास तौर पर जबकि प्रॉपर अकेडमीज़ नहीं हैं बाहर के मुल्कों में, जिस वक्त आपने एक्टिंग में जाना हो, मॉडलिंग में जाना हो, प्रॉपर इंस्टीट्यूट होते हैं, तो यहाँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। इसमें ऐसे में आप जैसे इदारे की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है और उनको ग्रूम करना भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा काम है, इस हवाले से भी बताइए। सर देखें, हर चीज़ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इदारे भी हुकूमत ने भी बनाए हुए हैं। हमें सिर्फ अगर ज़रूरत है तो वो एक चीज़ की है, वो है डिसिप्लिन। जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके अंदर मेहनत का वो चीज़ नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इफ़ आई एम सिटिंग विद यू, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आप नहीं बन सकता सर। अगर मेरी आपके साथ कोई तस्वीर है तो मैं आप नहीं हूँ। अगर मेरे फ़ोन में आपका नंबर है तो इट डजंट मीन एट ऑल कि जो आपकी स्ट्रगल है वही मेरी स्ट्रगल है। तो एक्सक्यूज़ मी, हर इंसान को जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अब अगर आप आ जाएँ मेरे काम की तरफ तो मेरे पास बिल्कुल रॉ टैलेंट आता है जी, जिनको शौक़ होता है, जो अपनी सेल्फीज़ लेते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ कर लेंगे। जिस तरह आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हसीन तरीन लोग हैं माशाल्लाह, बट उनका एक्सेंट है ठीक। अब अगर मैं ड्रामा बना रहा हूँ, मैं अपने ड्रामे पे 3-4 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ, तो मैं एक ऐसे बंदे को नहीं रखूँगा, भले वो जितना मर्जी हसीन हो, जिसको नो हाउ ही ना हो। ठीक सर। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ये होता है कि हम लोग जो, ये नहीं कि जो लोग इस तरफ बैठे हैं टेबल के, असल में जो लोग उस तरफ है टेबल के वो लोग भी काफ़ी शॉर्टकट के माइंड सेट से आते हैं। दे जस्ट वांट टू गेट फेमस। ठीक है, एक बच्चा बच्ची है, कोई मैट्रिक में है, एफए में है, कोई लाइक किसी की दोस्त के साथ कुछ हो गया, किसी लड़के के साथ कुछ हो गया है, तो वो रीबाउंड में दे वांटेड टू कम जॉइन शोबिस, दे वांटेड टू शो समथिंग। इट्स नॉट वॉक इन द पार्क, इट्स अ वेरी कंपेटिटिव फील्ड। ठीक, तो बस ये है कि टैलेंट जो है उसको तराशने के लिए हम बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। लाइक मैं शौक हो जाता हूँ, बस उनको पॉलिश की ज़रूरत है। अच्छा, जो अभी आपका जो 422 टैलेंट है, बेसिकली किस किस्म के टैलेंट को प्रमोट किया जाता है? मॉडलिंग, एक्टिंग, या इसके अलावा भी और कोई चीज़ है? रूमा, मेरे जो है वो एक तो मेरी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उसके अलावा मेरे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर हम एक्टिंग और मॉडलिंग के क्लासेस देते हैं, जिसको कंडक्ट करते हैं अली सिकंदर साहब। और दूसरा जो है मेरा वो है एंकरिंग एंड होस्टिंग। ठीक, उसमें सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है सलमान हसन, वो उसको कंडक्ट करते हैं। तो मेरे पास जब लोग आते हैं तो दे वांटेड टू लर्न, दे वांटेड टू नो, सो वो हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं और काफ़ी बच्चे और बच्चियां हम उनको दे रहे हैं। देखें, मैं एक महदूद हद तक मैं जा सकता हूँ, जितनी मेरी लिमिट है। मेरे पास एक तो आई एम नॉट ए गवर्नमेंट ऑफिशियल कि मेरे पास कोई लोगों का पर्सनल डाटा हो। ठीक है, मेरे पास जो आता है मैं उससे अच्छे तरीके से बात करता हूँ। अब वो पीछे से क्या करके आए, दैट्स नॉट, आई डोंट नो। मेरे तक जो पहुँचता है मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ सही तरीके से मैं उसको प्रमोट। अच्छा, देखें, आजकल अगर हम इर्द गिर्द देखें तो एक अर्निंग एस्पेक्ट, हर एक को कमाई की ज़रूरत है। आप अपनी एजेंसी को लाइक टैलेंट को तो प्रमोट कर रहे हैं, बट आप अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करते हैं? लोग आते हैं आपके पास, उनका टैलेंट प्रमोट हो जाता है, बट आप उनसे कुछ लेते नहीं हैं, लाइक आई मीन कोई फीस वगैरह नहीं है आपके, तो ये चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखें, ये मैनेज जो थी चीज़ें, ये कोरोना से पहले की थी। अब जो है मैं लाइक वी चार्ज आवर लाइक जिसको कहते हैं ना कि सर्विस चार्जेस, ठीक है, वो बहुत थोड़े से हैं, 5000 रुपया है। उसके अंदर हम लोग जो है आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम आपको आपकी तस्वीरें देते हैं और ये पैसे जो होते हैं ये आपको ये नहीं कि आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपको काम करवाएंगे, नहीं, ये हमारे सर्विसेज चार्जेस हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, आप पैसे देते हैं। आप शूट पे जा रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 2 साल पहले तक ये चार्जेस नहीं थे, जहाँ तक मुझे मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा। अच्छा मुराद साहब, हरमीत हमारे साथ हैं जी, आपने जवाब दिया। मुझे एक चीज़ में थोड़ा सा इतराज है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें और सूबे की बात करें, तो किसी न किसी, जब हम उर्दू बोलते हैं तो कोई ना कोई टच जरूर होता है। मेरा ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से, वहां से मेरी तो उस तरह। हरमीत, एक सेकंड, ऑडियो का आपका मसला आ रहा है, बोल सकता हूँ। हाँ जी 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 जी
आपका ऑडियो का मसला आ रहा है। ऑडियो का सवाल मसला को आ रहा है। खराब मैं कर इस देते वक्त हैं। प्रोड्यूसर साहब से भी कहूंगी लाइक स्पीकर में इनकी आवाज दे दें। सर मीनवाइल आप कुछ पूछना जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक आपको वाकया भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, शायद आपने भी सुन रखा हो। नौशाद इंडिया के मशहूर तरीन म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, उनसे बड़ा नाम शायद कोई भी नहीं होगा, मौसीकार आज़म उनको कहते हैं। तो उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से लता मंगेशकर और उनकी बहन जो है आशा, ये दोनों उनके पास आई। इनका चेन्नई से ताल्लुक था, मद्रास से, और दोनों का उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, वो मद्रासी अंदाज में बोलती थी। उनके ऊपर तरबियत की इन्होंने और उनको तरबियत करके गाना सिखाया। गाना मतलब जो है उसमें उनकी जो नोक पलक थी वो भी ठीक की। और फिर आपने देखा, दुनिया ने देख लिया कि आशा और लता ने क्या नाम कमाया है। तो टैलेंट निखारने का काम इतना बड़ा हो जाता है, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो उस हवाले से फरमाइए। रॉ टैलेंट तो आपके पास आ गया, लेकिन मैं जैसे कह रहा था, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जो रॉ टैलेंट को बहुत अच्छे टैलेंट में कन्वर्ट कर सके। आपने एजुकेशन की बात की, तलफ़ुज़ की बात की, तलफ़ुज़ भी वहीं पे जाके आएंगे। बिल्कुल। तो उस बारे में बताइए। सर देखें, जब आप बात कर रहे हैं लता साहिबा की, नौशाद साहब की, वो भले दौर थे, ठीक है। उस वक्त उस्तादों की इज्जत थी, हम उस्तादों की, मैंने खुद अपने कारी साहब की चपने उठाई हुई, उनको पहनाई हुई हैं। अब सर फ़ोन आ जाते हैं कि जी ये हमारी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनको जी आप काम करते हैं, आप काम कर दें। नो वाई यू, मुझे जहाँ से फ़ोन आ जाए सर मैं वो काम ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे फिर मेरिट नहीं होता। ठीक सर। तो अब मैं वही गुजारिश कर रहा था कि मैं एक हद तक जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आई नीड हैंड्स, आई नीड हेल्प, जहाँ पे आगे हम भेजें। लाहौर के अंदर जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी काम दोबारा शुरू हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है इंडस्ट्री का, फिल्म्स वगैरह, सिनेमाज वगैरह खुले हैं, ठीक है। बस बात ये होती है कि सर हाँ, हम लोग जो हैं वो, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत थोड़े से लोग हैं। हमको सबको चाहिए कि मेहनत की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। अगर कोई फिल्म साज या कोई प्रोड्यूसर या कोई फाइनेंसर अगर पाकिस्तान आता है तो उसको हम एक इज्जत दें, उसको हम एक प्रोटोकॉल दें, उसको महसूस हो कि मेरा पैसा सेफ है, ठीक है। यहाँ पे फिल्म बनती नहीं है, उसका 50 लाख पहले लग जाता है, सलाम दुआ में, चाय बिस्किट में। तो अगर किसी आर्टिस्ट से बात करनी होती है तो वो पूरी अपनी टीम लेकर आता है, ठीक है, जो 5-6 महीने से भूखे बैठे हैं, फिर उनको भी भरना है। तो इस तरह नहीं होता सर। हमारे अंदर जो है वो हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा, हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत टैलेंट के, ठीक सर। तो ये चीज़ें हरमीत का रुख कर लेते हैं। जी हरमीत। जी मेरा सवाल वैसे रूप साहब ने क्लियर भी कर दिया, लेकिन मुराद साहब वही बात की जाती है कि आप कहते हैं कि पॉलिश करना सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है। आजकल बने बनाए हमें चाहिए, और बने बनाए जो टैलेंट है बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो टच की बात की, लैंग्वेज की बात की, तो कोई ना कोई पंजाबी टच, सिंधी टच, बलोची टच जो है वो किसी न किसी जहां से वो उसका ताल्लुक है वो रखता है। अब आपने बात यहाँ तो की कि कौन उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो जो टैलेंट है, ओरिजिनल टैलेंट है, वो तो जाया हो जाता है। दूसरी बात जो कॉल आती है, एवेन्यूज ऐसे अगर उनको देखा जाए, एवेन्यूज की बात करते हैं कि एवेन्यूज कम है और लाहौर में खास तौर पे कम है। सारी इंडस्ट्री का रुख कराची की तरफ हो गया है, और अगर कोई इंस्टीट्यूट है या टैलेंट हंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कराची में ज्यादा है। तो लाहौर में इस वक्त आपने कहा कि अब दोबारा रिवाइवल हो रहा है, तो ये रिवाइवल किस हद तक है? इसमें ड्रामा इंडस्ट्री को बिल्कुल तकरीबन खत्म हुई हुई है, फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म हुई हुई है, तो क्या फिर मॉडलिंग में रह गया, बाकी कहाँ गया? लोग ये है कि जिस तरह कुछ डायरेक्टर साहिबान हैं वो आके लाहौर शूट करते हैं तो उनको लोकल टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे कराची के अंदर जो है वो डेली बेसिस पे लाइक 10 से 12 ड्रामाज जो है वो शूट हो रहे हैं, तो 10 से 12 लोग उसके अंदर लाइक ड्रामाज के अंदर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो है टीवी कमर्शियल्स वगैरह का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब इज़ ग्रीन, लोकेशंस वगैरह यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत हैं। तो जो लोग यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, जो खाली जगहें होती हैं, वो लाहौर का टैलेंट पूर करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस मामले में। अच्छा, इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको मतलब बहुत से यंगस्टर्स भी होंगे, वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मतलब उनका यही अभी देख के यही सोच रहे होंगे ना कि हम अपने टैलेंट को पॉलिश करवाना चाहते हैं, सो हमें कोई राइट जगह मिल जाए, तो क्या करें? रुकमा, मेरे जो हैं वो मेरे पेजेस हैं इंस्टा पे 422 टैलेंट, मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं खुद हर एक मैसेज का जवाब देता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर पेजेस। अच्छा, अब इसमें ये फरमाइए कि बुनियादी तौर पे आपके पास अगर कोई आना चाह रहा है या किसी भी टैलेंट हंट के मतलब पास आना चाह रहा है,
तो उसमें शौक के अलावा और क्या क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा आप ये कहेंगे? मतलब जैसे हम ये देखते हैं आजकल बच्चों में शौक बहुत ज़्यादा जी। और जब हमारे पास इंटर्नशिप के लिए भी लोग आते हैं मैथ्स कॉम के या दूसरे डिसिप्लिन के पढ़े हुए बच्चे, उनसे बात करें तो वो उनका वाहिद शौक ये है कि मैं एंकर बन जाऊँ किसी तरह से, चाहे तलफ़ुज़ ठीक ना हो, चाहे बहुत सी कमियां हो, वो जो एक ख़ास किस्म का ऑन कैमरा एक आपको केमिस्ट्री चाहिए होती है वो हो ना हो, लेकिन शौक बहुत ज़्यादा। देखें सर, मैं तो ये डेली बेसिस पे फेस करता हूँ चीज़ें, और सबसे ज़्यादा हमें लाहौर में, पंजाब में रे और रे की बड़ी प्रॉब्लम आती है अंदरून शहर के लोगों में, अंदरून शहर के लोगों में। और वो फिर चीज़ें अंदरून शहर जो है वो शिफ्ट हो गया है, DHA गुलबर्ग वगैरह आ गए, वहाँ पर लोग काफ़ी आ गए हैं, तो उनके भी एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये कि तो उसमें जो है वो एक्सेंट का इतना ज़्यादा यानी मसला होता है, और इस तरह की चीज़ें सर काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं हमें। लाइक यू नो सम टाइम एक्सेंट आ गया, सम टाइम आपको अच्छा उनको दिखना जो है, उनकी बॉडी इफ दे वांट टू बिकम अ मॉडल, सो उनकी वट एवर यू वांट टू बिकम, यू स्टार्ट लिविंग दैट्स लाइफस्टाइल। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, मुझे अपनी डाइट, फिजिक, हाउ डू आई वॉक, मैं किसको देख रहा हूँ, मेरा कौन, किसको मैं फॉलो करता हूँ, आप किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, जिस तरह अब एक्टिंग के अंदर जो है लोग फिल्म देखते हैं तो वो आँख नहीं झपकते, वो आँख इसलिए नहीं झपकते क्योंकि जो एक्टर होता है वो आँख नहीं झपकता। ठीक है, मैं ख्याल में हरमीत का अगर इशू रिजॉल्व हो गया हुआ है तो मैं अपने PCR से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि हमें हरमीत की आवाज़ स्पीकर में दे दें। हरमीत सवाल कीजिएगा। वी होप कि अब हम आपको सुन पाएं। इस बार मेरे ख्याल अगर आवाज पहुंच रही मुराद साहब तक, तो मुराद साहब आप फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि ड्रामा इंडस्ट्री ने जो नाम कमाया फिल्म में उसी तरह नहीं कमाया। इसी के साथ एक और चीज जो टैलेंट की बात आ रही है, तो कई सारे डायरेक्टर जो है यंग जो टैलेंट है, फिल्म साज है, वो जब फिल्म मेकिंग की तरफ आते हैं तो उनको वो चांस नहीं दिया जाता जो पुराने फिल्म साज है उनको दिया जाता है। एक तो स्पॉन्सर का भी एतराज होता है कि भाई बच्चा है, रहने दो, पुराना है, उस पर एतबार भी किया जाता है। इस चीज को कैसे दूर किया जाए, जो अभाव है इसको कैसे दूर कर सकेंगे? हरमीत भाई कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपसे बड़ा अच्छा लगा इस तरह बात करके। बिल्कुल ठीक है जी। हरमीत देखें, बात ये होती है कि जो आपका सवाल है कि स्पॉन्सर्स वगैरह और क्या था इनका सवाल, सॉरी, कि चांसेस कि पुराने टैलेंट को तो बहुत चांस मिल जाता है, लेकिन डायरेक्टर जो आते हैं, फिल्म मेकर जो आते हैं, वो हरमीत, थैंक यू वेरी मच सर। हरमीत, उसमें ये होता है कि जो पुराना टैलेंट होता है वो भी आजकल बहुत ज्यादा तंग है, क्योंकि उनको जो है वो उस हिसाब के पैसे जो उनकी वर्थ होती है, जितना उन्होंने काम किया होता है, उनको उतने पैसे नहीं मिलते। एक्चुअली क्या हुआ है कि स्पॉन्सर्स और जो भी लोग हैं वो काफी क्लेवर हो गए हैं। वो लोगों का एक्चुअली हम उनको वो चीजें नहीं देते हैं, वो अपने अंदर ही कर लेते हैं सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट या जो भी करना होता है। और एक और चीज मैं एजुकेट करना चाहता हूँ लोगों को, आप सब लोगों को तो पता होगा, सीनियर है आप मेरे साथ, एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज फ्री नहीं होती। नथिंग इज फ्री इन एडवर्टाइजमेंट, हर चीज का बजट होता है। तो ये फेवर्स मांगना, ये करना, ये सिर्फ क्या होता है कि अपनी जेब इंसान गर्म करता है। हर चीज का बजट होता है और प्रॉपर बजट होता है। कभी आप जो है वो जिस तरह, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह ये एहतसाब वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी एहतसाब होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 5-6 नवाज शरीफ निकल आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मतलब गुफ्तगू को जारी रखेंगे हम आपके साथ। अभी एक ब्रेक के लिए चले बिल्कुल, जाएं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट पर बात करेंगे। अगर हम कल के मैच को देखें तो कल के मैच से पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले नाकाबिले शिकस्त रहा और हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैं एक शादी अटेंड कर रही थी तो वहाँ पर लोग शादी छोड़कर सबके हाथ में फोन्स थे और स्कोर देख रहे थे कि मतलब मैच कहाँ तक पहुँचा है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मैच हार गया। बट थ्रू आउट अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला। अब कल मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमने टॉस नहीं विन किया था इसलिए हम मैच हार गए, क्या रीजन है रऊफ साहब? अच्छा, ये तो एक जो बना हुआ है ना इस टूर्नामेंट पूरे का, हाँ। कि जो रन चेस करता है वो जीत जाता है, वो नहीं टूटा। कल एक स्टेज के ऊपर ये लग रहा था कि पाकिस्तान उस मिथ को तोड़ देगा, और ये है कि ज़्यादा रन उन्होंने काफ़ी बना लिए थे,
175 से भी ज़्यादा रन थे हाँ जी, हाँ तकरीबन। जी। तो मतलब यह है कि वो उसमें लग ये रहा था कि पाकिस्तान उस मिथ को तोड़ लेगा, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी इनिंग में जो लोग बॉलिंग करवाते हैं, जो टीम बॉलिंग करवाती है, वो ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक्सक्यूज़ के बगैर भी मतलब आपके पास इतना टैलेंट है। आप ये देखो कि कल इसी शादाब को, जिसके बारे में कहा जाता था कि ड्यू फैक्टर की वजह से उसका बॉल स्पिन नहीं करेगा, स्पिन उसने नहीं कल 4 करेगा। विकेटें निकाली हैं। तो हसन अली वो पहली इनिंग में करवा रहे हो या दूसरी इनिंग में करवा रहे हो, उनकी लाइन ठीक नहीं जा रही, उनको वेरिएशन जो करनी चाहिए वो ठीक नहीं हो रही। शाहिदी ने इसी पिच के ऊपर कितना शानदार विकेट आउट किया, उनके कैप्टन को, एरन फिंच को शुरू में आउट कर दिया। तो मतलब वो फैक्टर है, लेकिन मतलब उसके मैंने जैसे कहा एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता। अब आगे हमें आगे की सोचनी चाहिए। पाकिस्तान तो लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है कि थ्रू आउट परफॉर्मेंस अच्छी रही और ये एक अनएक्सपेक्टेड रहा कि पाकिस्तान यहाँ तक भी पहुंचेगा, पाकिस्तान पहुंच गया। और जो सबसे मेन मैच था इंडिया के साथ, वो हमने विन कर लिया। सो बाकी चीजें फिर बात की, और हम कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। सो हमें मैं बाकी अपनी हरमीत जो है टीम ना बात कर रहे थे इसमें, हरमीत ने बहुत उसके खूबसूरत बात की थी इंडिया से जीत के हवाले से, और वो कह रहा है कि मेरा तो दिल उसी पे शाद हो गया था, मैं बड़ा खुश हो गया था उसी में। हरमीत ही की तरफ चलते हैं। हरमीत, हमने पहले बात की थी, मैंने और आपने, जब रोमा नहीं थी, अभी आई है ना, तो ज़ाहिर है इसी जज्बे का ये भी इजहार करना चाह रही हैं दोबारा से कि मतलब मैच के हवाले से। तो चलो इंडिया की साथ मैच था, उसी के बारे में दोबारा इसको सुना दें कि हम क्या कह रहे थे। कि हमें तो वही बड़ी खुशी है जिस तरीके से वन साइडेड मैच बना के जीता। जी हरमीत। साहब, मैं तो वही कह रहा था कि शुरुआत जिस तरह हमारी तरफ से हुई थी, बड़ी कमाल की थी, और हिंदुस्तान की टीम को जिस तरह सीधा बॉम्बे के का एयरपोर्ट दिखाना था, ये हमारी ख्वाहिश थी बहरहाल। क्योंकि सुबह 2-3-4 महीने से उनके जो कमर्शियल थे, उन्होंने जिस तरह एक जहर घोल दिया था, जिस तरह वो बात करते थे टेलीविजन पे, तो कल परसों भी उनके जो जितने भी तजनिगार थे, क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, वो भी यही बात कर रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक ही ना पहुंचे। लेकिन बहरहाल जो परफॉर्मेंस कल की रही हमारे खिलाड़ियों की, तो दिल तो उन्होंने पहले से जीत लिए, पहले मैच में ही जीत लिए थे। लेकिन हाँ, कुछ वो जो हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। जब आप देखो, अगर वार्नर की अगर हम बात करें, अगर वो रिव्यू ले लेते, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता और वो रिव्यू ना लेते तो मेरे ख्याल में बड़ा मसला होता। वो सोचते कि काश मैं रिव्यू ले लेता, तो कल वो भी जिस तरह पवेलियन की तरफ चले गए। तो ऐसे में होती है कोताहियां, गलतियां होती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह परफॉर्मेंस मुसलसल रही है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि रोज साहब, हम बदला लेने गए थे। पहले हमने लिया मौके का बदला, दूसरा हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस करा दी, तीसरा जो है हाथी हमारा बेचारा बड़ा सुनसान, इधर बेचारा वीरान अकेला खड़ा था इस्लामाबाद के जू में, तो उसके लिए हमें हाथी की जरूरत थी, वो नामीबिया ने हमें दिया नहीं, तो हमने उसका भी बदला ले लिया। तो बहरहाल ये तो लाइटर मूड पे था, लेकिन परफॉर्मेंस कमाल की थी हमारे खिलाड़ियों की, और बैटिंग, उम्दा बैटिंग हुई मिडिल ऑर्डर। ठीक है हरमीत, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, बहुत ज्यादा लोग डिसहार्ट हैं, कल के मैच पर आप क्या कहेंगे? कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने कोताहियां की कि हमारे हाथ से मैच निकल गया? देखिए, पाकिस्तानी टीम थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो हसन अली का ड्रॉप कैच था कि जहाँ से मैच का पासा पलटा, उस सब 20 रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, और शाहीन शाह अफरीदी के उस ओवर के बाद एक ओवर और फेंका जाना था, लेकिन उस पर वो कैच जो ड्रॉप किया उससे 2 रन बने, और फिर उसके बाद अगली 3 छक्के लगाकर मैचिंग वेट में सत्ता दिलवा दी। तो मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान खेला बहुत अच्छा, पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन फिर पाकिस्तान की फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन रन आउट्स के पाकिस्तान ने कई मौके जाया किए, चाहे वो फखर जमान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, शादाब खान हो, वो गेंद को स्टंप्स पर हिट करने में नाकाम रहे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी थी। इतने बड़े टोटल को डिफेंड न करना मेरी समझ से बाहर है कि किस तरीके से जो बॉलिंग चेंजेस हुई, इमाद वसीम का ओवर रोक लिया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें भी जिन पर बात की जा सकती है। कैप्टनसी पे के ऊपर मिर्जा साहब आप कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मतलब खामियां रही हैं, लेकिन ये बताइए, चलिए आगे चलते हैं। अब तो जो हो गया सो हो गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में आपको कौन सा लग रहा है टीम? न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट के सबसे फेवरेट
जो टीम थी इंग्लैंड की उनको शिकस्त दी, और उनके बारे में कहा जाता था कि इंग्लैंड से ज़्यादा मजबूत टीम कोई भी नहीं है इस टूर्नामेंट में, और ऑस्ट्रेलिया भी बड़े मजबूत तरीके से आया। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके हवाले से ज़रा फरमाइए, वो मैच कैसा लगता है आपको? अब्दुल रहीम साहब, जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया जो मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीता, जो ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज थी, जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की डेप्थ है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड पर बरतरी हासिल रहेगी। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कीवी टीम क्या प्लान तरतीब देती है। ऑस्ट्रेलिया कल देखे ना, उनके टॉप के बैट्समैन नाकाम हुए ऑस्ट्रेलिया के, एरियल फिंच हुए, स्टीव स्मिथ हुए, मिचेल मार्श हुए, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को अचीव कर लिया जो इस टूर्नामेंट में जो जितने भी यहाँ दुबई के मैचेस खेले गए हैं, जो उन मैचेस में सबसे बड़ा टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया। इससे ये जाहिर होता है कि उनका मोराल जो है वो बहुत बढ़ चुका है ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वैसे भी राइवलरी होती है। आपको याद होगा एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल से अंडर आर्म बॉलिंग करा दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राइवलरी और ज्यादा हो गई। जिस तरह पाकिस्तान और भारत की राइवलरी है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी राइवलरी है। तो मैं और बराबर दोनों ममालिक हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैच टफ होगा। न्यूजीलैंड की टीम के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा मौके हासिल होंगे इतवार को होने वाले फाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा तगड़ा मैच जीता है। नो डाउट न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा मैच जीती है डैरेल मिचेल की बैटिंग की बदौलत, लेकिन अगर हम दोनों टीमों का मवाजना करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे ज्यादा प्रोफेशनल नजर आती है। बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छे, और कल का मैच जीत कर जो है ऑस्ट्रेलिया के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम देखें तो पाकिस्तान जब सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था तो तब ब्रायन लारा और बहुत सारे खिलाड़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है, तजिया निगार, उनका दावा था, बल्कि वो पाकिस्तान के बारे में पेशगोई कर चुके थे कि फाइनल तक ये और इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन दोनों तरफ हमने देखा मायूसी इंग्लैंड के शायकीन को भी और पाकिस्तानियों को भी हुई। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट जो है वो करार दी जा रही है, तो ऐसे में कीवी की अगर बात की जाए तो कहां कमजोरियां है जिसको अगर वो पुर करें तो वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो न्यूजीलैंड की बैटिंग रिवॉल्व करती है मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन पर। यह अलग बात है कि डैरेल मिचेल ने अपनी जिंदगी की यादगार इनिंग्स खेलकर न्यूजीलैंड को फतह से हमकिनार किया। तो न्यूजीलैंड के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी बैटिंग में वो यही दोनों बैट्समैन है, डेविड कॉनवाय भी है, लेकिन जिस तरह से मिचेल, जिस तरह से विलियमसन और गप्टिल जो है वो इनिंग्स को लेकर चलते हैं, हालांकि वो नाकाम हो गए थे गुज़िश्ता सेमीफाइनल में। तो वो चीज है। दूसरे, अब न्यूजीलैंड के पास एक फास्ट बॉलर है ट्रेंट बोल्ट। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर खेलने के बड़े आदी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं। तो अगर हम पेपर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, न्यूजीलैंड के पास कुछ सोडी है राइट आर्म लेग स्पिनर, उनका वीक लिंक जो है उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर है जो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। इन तमाम चीजों का अगर ऑस्ट्रेलिया से मवाजना करें, जम्पा जो है 12 विकेटों के साथ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर टॉप विकेट टेकर है। तो अगर दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करें तो न्यूजीलैंड को बरतरी ज्यादा नजर, ऑस्ट्रेलिया को बरतरी ज्यादा नजर आती है। ये अलग बात है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह इंग्लैंड को हराकर कोई अपसेट किया, वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपसेट कर दे। दोनों टीमें जो है, एक न्यूजीलैंड की टीम तो पहली मरतबा फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड कप T20 के, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले फाइनल 2010 के खेल चुकी है। तो इस मरतबा हम वर्ल्ड कप T20 का एक नया चैंपियन देखने के लिए मुंतज़िर रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे ख्याल में इकबाल साहब। खैर, बहुत मेहरबानी आपके टाइम का, हमेशा आप मेहरबानी करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा आइंदा भी जारी रहेगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद है पेशावर के वंडर किड, जिसके बारे में हमने कहा था इतनी छोटी सी उम्र में ये सहाफ़ी भी हैं, ये एंकर भी हैं, ये पता नहीं क्या क्या कुछ हैं, और यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। इन्हीं से चल के बात करते हैं। मोहम्मद हसनैन इनका नाम है। मोहम्मद हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये ज़रा बताओ ना, आप क्या क्या करते हो और इतनी
छोटी उम्र में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया, इस बारे में भी बताओ। जी, मैं तो फिलहाल कॉलम्स भी लिखता हूँ, मैं एक कॉलमिस्ट भी हूँ, साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर, और साथ साथ मैंने जर्नलिस्ट के तौर पर रेडियो में भी काम किया, और साथ में मैंने पीटीवी और बाकायदा और निजी सतह के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स किए और डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर भी काम किया। और इसी के साथ साथ टाइम तो बहुत हुआ। पढ़ते कहाँ पे आप? जी, मैं पढ़ता तो पेशावर में हूँ, क्लास 4। अच्छा, लेकिन किस लेवल की तालीम है आपकी अभी? किस लेवल की तालीम है? जो नॉर्मल बच्चों की होती है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास। हसनैन, अच्छा, और 4th क्लास में आप हो, आप इतना कुछ करते हो, इसके लिए आपको क्या मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या कुछ मतलब करते हो आप? जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत के बगैर नहीं होता। मेहनत तो हर एक बच्चा करता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मेहनत है, ये जब आप करते हैं तो आप अपने आप को इसके अंदर जो है, आप अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छा या ब्रिलियंट या बाकी एक्सेलेंट बनाते जाते हैं। और एक्स्ट्रा मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे साथी हैं हरमीत सिंह, इनका ताल्लुक भी चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से है, ये भी आपसे बात करते हैं। जी हरमीत, आपने बच्चा देखा, क्या माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चा? हसनैन बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हसनैन, आपकी उम्र में तो बच्चे भाई खेलते हैं फुटबॉल के साथ, बैट के साथ, इस उम्र में आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां ले ली, तो क्या टाइम देते हो दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए भी जाते हो, कि सिर्फ अखबारें पढ़ते हो और टीवी वगैरह यूट्यूब पे ही काम करते हो? नहीं, असल में बात ये है कि मैंने कभी भी ये सेंस कभी भी नहीं दिया अपने फ्रेंड्स या अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अलग हूँ। मैं उन्हें ये सेंस देता हूँ कि मैं भी उनकी तरह सिंपल हूँ, इसी तरह मैं उनकी तरह खेलता भी हूँ, मैं उनकी तरह सब कुछ करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं घर में होता हूँ तो मेरी आदत है, मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाता खेलने के लिए। लाइक मैं छोटा था तभी से मुझे जो है एक अजीब सी फीलिंग आती थी जब मैं बाहर खेलने के लिए जाता था, मुझे पसंद नहीं होता था खेलना बाहर बच्चों के साथ, तो मैं ज्यादातर नहीं। आरजे बन गए, एंकर बन गए, व्लॉगर बन गए, कॉलमिस्ट बन गए छोटी सी उम्र में, हाँ? तो गाना गाने का भी शौक है? पुश्तों का कोई गाना गा सकते हो वैसे? वैसे गाना गाने का तो ना मुझे शौक है और ना मैं गा सकता हूँ और ना मुझे आता है। अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छा। हरमीत की ये ख्वाहिश रहेगी दिल में, अब मतलब ये आपको हरमीत आपको पश्तो में भी ऐसे सुना देगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बताओ हसनैन के ये जो आपने बताया कि बच्चों के साथ खेलने को आपका जी नहीं चाहता था छोटे उम्र में बाहर जाके, तो इसकी वजह से ये नहीं होता कि आपकी उम्र में आपके दोस्त कम हो जाते हैं, आपको बड़ी उम्र के दोस्त बनाने पड़ते हैं अपनी पढ़ाई की वजह से, तो ऐसा फर्क लगता है आपको? जी पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से बहुत से दोस्त छोटे भी हैं, लेकिन मेरे छोटे दोस्त से 3 दोस्त हैं मेरी एज के मुताबिक, और जो इससे ज़्यादा तौर पर मेरे जो है बड़े फ्रेंड्स या बड़े दोस्त हैं जो कि मुझसे बड़े हैं एज के अंदर, जिस तरह 25, मिनिमम जो है 16, 17 और मैक्सिमम जो है 30 to 40। अच्छा, और अब आप पढ़ाई की तरफ बात बता रहे हो, आपका शौक बहुत है। जी हरमीत। अच्छा हसनैन, कॉलम आप लिखते हो, फिर आरजे भी हो बेटा, और आप एंकर भी हो, तो ज्यादा कौन सी चीज में ज्यादा शौक, किस तरफ लिखाई का रुझान आपका होता है कि मैं सियासत की तरफ लिखूं या बच्चों के मसाइल पे लिखूं, किस चीजों पे ज्यादा लिखते हो? और जब बोलते हो यूट्यूब में तो क्या उस किस्म की वीडियोस आपकी होती है वैसे? जी ज्यादातर मेरे टॉपिक्स जो है जर्नल होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका टच मैं देता हूँ बच्चों की तरफ, मैं वो टॉपिक बच्चों की तरफ लेकर जाता हूँ, जिस तरह अच्छी तरबियत, जिस तरह अच्छी नरिशमेंट, इसी तरह हमारी कौम की भलाई या क्लीनिंगनेस, ये सारी चीज़ें, ये सारी टॉपिक्स जो है मैं ये टच करता रहता हूँ बच्चों के साथ, कि बच्चों को आप ये हमेशा से ये चीज़ सिखाएं कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी जगह क्लीन रखे, साफ रखे। इसी तरह मैं ज़्यादातर बच्चों का टच देता हूँ। अच्छा जी, तो उसमें आपको क्या लगता है बच्चे हमारे पाकिस्तान के कैसे हैं वैसे? वैसे अगर मैं आपको पर्सनल बताऊं तो बच्चे मुझे जो है पाकिस्तान के लगते तो बड़े शैतान हैं, क्योंकि वो खेल कूद के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं जितना मुझे पता है। और इसके अलावा हमारे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने पर्सनली देखा बहुत अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान में बच्चे, लेकिन उनको चाहिए कि हम लोग उन्हें अवेयरनेस पहुंचाए और उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, ये बात पहुंचाए, ताकि वो इस पर अमल करना शुरू करें। क्योंकि एक तरफ एक सेंसेशन एक अलग काम करता है और एक तरफ एक आदमी जिसको आप सुने होते हैं उसका एक अलग होता है।
एक सेंसेशन आपको 1000 अच्छे इंसान दे सकता है, लेकिन एक एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो आपको सिर्फ 30 to 20 अच्छे इंसान दे सकता है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, माशाल्लाह। मतलब असलैन, जब क्लास में जाते हो हाँ जी तो बच्चों को भी इसी तरह, जो आसपास के आपके दोस्त, तो आप कहते हो कि नहीं है, बस क्लासमेट जो है उनको भी कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, या वो सुनना पसंद करते हैं कि हाँ आपकी वीडियो में आपने ये बोला था, बहुत अच्छा बोला था, आपने ये लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, ऐसी होती है कम्युनिकेशन, बातचीत इसी तरह उनसे? वो लोग देखते तो हैं, वो लोग कहते हैं मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी और ये तुमने कहा था, वो कहा था, और पर अमल कोई नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि वो समझते हैं ये तो दोस्त है। वैसे भी उनके ऊपर जो भी मैं बोलता हूँ वो उनके सर के ऊपर से जाता है, तो उनको कुछ खास मतलब उससे नहीं मिलता। अच्छा, तो सर के ऊपर से गुजर जाता है। अब सर के अंदर से गुजारने के लिए क्या आप समझते हो कि मैसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या बच्चों को अपने अंदर एडजस्टमेंट पैदा करनी पड़ेगी? और ये भी बात, और दूसरी बात ये भी बताओ कि जब आपने कहा एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्स्ट्रा करने में किस तरह की किताबें पढ़ते हो आप? और फिर ये भी कि अपने फ्यूचर में आपने लाइन अपनी अख्तियार कर ली है, सोच ली है कि ये लाइन पे मैंने जाना है? पर्सनली एक्स्ट्रा आपने कहा कि एक्स्ट्रा क्या, मैं बहुत सी बुक्स रीड करता हूँ, ज़्यादातर अल्लामा इकबाल के बारे में मैंने पढ़ी है, उनके बहुत सी बुक्स, और जिनमें से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सी बुक लगी थी वो था जावेदनामा। उनकी जो बुक थी वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और इसके अलावा मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में मैंने पढ़ा, और भी बहुत से शायरों, और साथ में जो मेरी लाइन है वो जर्नलिज्म के तौर पर है, तो मैं इंशाल्लाह आगे जाकर एक जर्नलिज्म के अंदर मेरी जो काम है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ। आपने कहा इकबाल का, तो इकबाल के कुछ शेर भी याद है, या वो भी अभी मतलब आप मरहले में सीखने के? जी मुझे याद है। हाँ, जरा सुना दो फिर कुछ। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। माशाल्लाह। ये मेरा एक ऐसा शेर है, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ तो मैं ये शेर ज़्यादा से ज़्यादा सुनाऊँ, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ज़्यादातर मेरे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं इसी चीज़ के हवाले से, कि लोग कहते हैं कि हमारे पास, हमें अगर काम करना हो तो हमारे पास ना पैसे हैं, हम लोग जो है ना हमारे पास कोई सहूलत है, ना हमारे पास कोई औजार है, कोई टूल है जिसकी मदद से हम लोग ये काम करें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं उन्हें ये शेर सुनाकर कहता हूँ कि जरूरत नहीं होती इन चीज़ों की, जरूरत होती है एक सोच की और अपने 2 हाथों की, आप और अपने 2 पैरों की। आप अपने पैरों पे दौड़ें, बिल्कुल अपने पैरों पे दौड़े। तो हसनैन, अल्लाह ताला आपके फ़न को, आपकी इल्म को और जला बख्शे, आप बहुत काबिल बनो, और आइंदा भी हम जब आपको बुलाएं यहाँ पे, तो आप और मज़े मज़े की बातें हमें सुनाओ। आपका मैसेज बच्चों तक, बड़ों तक, सबके लिए है कि अगर आप कोई ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा करें और ज़्यादा करें। इसी के साथ हम अभी इजाज़त लेते हैं। पीर से आपको इंशाल्लाह ताला हम फिर से ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह उस वक्त तक रोमा की तबीयत भी ठीक हो चुकी होगी। हम तीनों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह पीर के दिन। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।